13वां पाठ अन्याय के खिलाफ, पृष्ठ संख्या 85 से 92 तक। अब प्रस्तुत है पाठ अन्याय के खिलाफ। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहां से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांवों में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछें तो किससे, कुछ करें तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है। आगे से यह सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्री राम राजू। श्री राम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर वह 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता हैं जिनका नाम गांधी जी है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान
दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा न पाई। जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न होने पाए। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। जब वह पहाड़ों से कूच करता था, मानो उन्हें किसी का भय न हो। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर न हो। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। अंदर जंगल के गांवों में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांवों में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था। उससे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। यह सोचकर श्रीराम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना के मेजर गुडौल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गुडौल
मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, पर गुडौल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया गया। इस तरह अल्लूरी श्री राम राजू अपने लोगों के खातिर शहीद हुआ। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। चकमक से अभ्यास। शब्दार्थ। गुलाम अर्थात किसी के अधीन या पराधीन। हक अर्थात अधिकार। निगाह अर्थात नजर। क्रूर अर्थात निर्दयी या दया नहीं करने वाला। घमंड अर्थात अभिमान। पगडंडी अर्थात मनुष्यों के चलने से जंगल, खेत या मैदान में बना हुआ पतला रास्ता। टुकड़ी अर्थात समूह। अचूक अर्थात खाली न जाने वाला। सख्ती अर्थात कड़ाई। फुर्ती अर्थात तेजी। तरकीब अर्थात उपाय। मिसाल अर्थात उदाहरण। पहला पाठ से। क आंध्र के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच अपना हक जमाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। ख श्री राम राजू कौन था? उसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण क्यों किया? ग अंग्रेजों से लड़ने के लिए कोया आदिवासी क्या क्या करते थे? घ कोया आदिवासियों के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहना चाहिए? दूसरा, गांधी जी की बात। भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। ऊपर श्री राम राजू द्वारा आदिवासियों से गांधी जी की कही हुई बात का उल्लेख हुआ है। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत सारी बातें कही थीं। यह सब तुम्हें गांधी जी पर लिखी गई किताबों, फिल्मों और अन्य जगहों पर मिल सकता है। तुम उनकी कही हुई बातों में जो बहुत महत्वपूर्ण समझो उसको अपने साथियों को बताओ। तीसरा, देशभक्तों के नाम। तुमने इस पाठ में भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले दो व्यक्तियों के नाम को जाना। एक गांधी जी और दूसरा श्री राम राजू। पता करो कि भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों में तुम्हारे प्रदेश से कौन-कौन व्यक्ति थे। उनमें से किसी एक के बारे में कक्षा में चर्चा करो। चौथा,
क्या ठीक होगा? 1. 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। 2. काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? इन कथनों में पहला कथन तहसीलदार बेस्टियन का है, जो आदिवासियों के गांवों में जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोला था, और दूसरा कथन आदिवासियों में से किसी का है, जो तहसीलदार से पूछना चाहा था। अब तुम सोचकर बताओ कि क तुम्हारे विचार से बेस्टियन का कथन ठीक होगा? ख आदिवासियों में से किसी के द्वारा कहा गया वह कथन कैसा है? तुम्हारे विचार से क्या ठीक होगा? संकेत: तुम अपनी पसंद से कथन को अपने ढंग से लिख सकते हो। 5वां, पता करो। 1. सड़क बनाने में किन किन सामानों की जरूरत होती है? पता करके लिखो। 2. इन प्रदेशों में कौन कौन से आदिवासी रहते हैं? पता करके लिखो। क झारखंड, ख छत्तीसगढ़, ग उड़ीसा, घ मिजोरम, ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 6. तुम्हारे विचार से क राजू हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद जंगलों में रहने क्यों आया होगा? ख राजू के शहीद होने का आदिवासियों के आंदोलन पर क्या असर हुआ होगा? 7वां, खोजबीन। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। यह वाक्य इसी पाठ का है जिसमें आदिवासियों के द्वारा बंदूकों व कारतूसों के प्रयोग का भी प्रमाण मिलता है। इस पाठ की खोजबीन करो तो पाओगे कि आदिवासी पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते थे। अब तुम जरूर समझ गए होंगे कि आदिवासियों ने बंदूकों व कारतूसों का प्रयोग कैसे किया। कारतूसों ने सन 1857 में स्वतंत्रता की चिंगारी को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समूह बनाकर इसके बारे में खोजबीन करो। कक्षा के प्रत्येक समूह में से एक प्रतिनिधि सबको अपनी खोजबीन के बारे में बताएगा। 8वां, मुहावरे। यहाँ कुछ वाक्य हैं जिनमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं मुहावरों का प्रयोग करते हुए तुम कुछ नए वाक्य बनाओ। क एक सिपाही ने उसका काम तमाम कर दिया। मुहावरा है काम तमाम कर देना। ख आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। मुहावरा है हिम्मत का जवाब देना। ग अंग्रेजों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना। घ किसी को कानो कान खबर न हो। मुहावरा है कानो कान खबर न होना। ण अंग्रेज सरकार के छक्के छूट गए। मुहावरा है छक्के छुड़ाना। च अंग्रेजों के होश उड़ गए। मुहावरा है होश उड़ना। छ भारतीय सैनिकों का बाल बांका न होने पाए। मुहावरा है बाल बांका न होना। 9वां, मन और मन। क आदिवासियों के साथ मन मर्जी नहीं की जा सकती।
उसके पास कई मन गेहूं था। पहले वाक्य में मन का मतलब है दिल या हृदय। दूसरे वाक्य में मन नाप तौल का एक शब्द है। इस तरह मन के दो अर्थ हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यहां कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें पढ़ो और वाक्य बनाओ। सोना। सोना के दो अर्थ हैं, सो जाना यानी नींद आ जाना। दूसरा अर्थ है स्वर्ण यानी एक धातु। उत्तर। पहला अर्थ है एक दिशा। दूसरा अर्थ है जवाब, हार। पहला अर्थ है पराजय, हार जाना। दूसरा अर्थ है माला। 10वां वचन बदलो। क जैसे सिपाही ने राजू पर गोली चलाई। वचन बदलने पर सिपाहियों ने राजू पर गोली चलाई। अब आगे के वचन इसी प्रकार बदलो। ख उगी हुई फसल को जलाया जाने लगा। ग आदिवासी की हिम्मत जवाब दे गई। घ आगे से यह सवाल मत पूछना। 11वां समझकर रूप बदलो। भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाओ, जैसे घमंड, घमंडी। आगे के आप स्वयं बनाएं। हिम्मत, साहस, स्वार्थ, अत्याचार, विद्रोह। 14वां पाठ।